Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's online video sessions. Students, आज हम CSS का पास पेपर डिस्कस करेंगे 2004 का और एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रेसी है 2004 की। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं कि सर ये पेपर भी हमें सॉल्व करवाएं। तो मैंने डिसाइड किया चूँकि इम्पॉर्टेंट है पास पेपर सॉल्व करना, और पास पेपर को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो हमारा एक रिदम बन जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड नंबर 2 हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो चलते हैं जी CSS की पास पेपर की प्रेसी को करते हैं। CSS 2004 एग्जामिनेशन 2004 पास पेपर है जी। ये चूँकि हमने कंपोज किया हुआ है एक ही उस पर पेज पे, तो पहले एसेज जो आते हैं और उसके साथ साथ फिर ये हमारा एग्जामिनेशन इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है। 20 मार्क्स का आपके सामने पेपर नजर आ रहा है और क्वेश्चन नजर आ रहा है, सॉरी 100 मार्क्स का पेपर है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, ड्राफ्ट 1 के ऊपर काम करेंगे। ड्राफ्ट 1 के बारे में जिस तरह के मेरी तमाम प्रीवियस वीडियोस में आपको पता है कि जो ड्राफ्टिंग टेक्निक है उसमें हमने रफ ड्राफ्ट नंबर 1 की एक मेजर हेडिंग देनी होती है कटे हुए कोई भी बोल्ड मार्कर से, और उसकी जो पहली हेडिंग होती है सब हेडिंग जिसको हम कहेंगे ड्राफ्ट नंबर 1 की, वो सूटेबल टाइटल्स हैं, और सेकंड सब हेडिंग होगी की सेंटेंसेस। तो एज पर आर प्रोसीजर या रूल्स या गुर आप कह लें जिसके ऊपर हम काम करते हैं, तो गुर नंबर 1 या रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हमने शुरू की सत्रों में से यानी शुरू के सेंटेंसेस में से 2 या 3 सेंटेंसेस को पढ़ना होता है 2-3 बार, और उसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर जो भी आइडिया उसमें डिस्कस होता है उसको हम टाइटल की सूरत में सूटेबल टाइटल्स वाली सब हेडिंग में लिखते हैं। इसी तरह हम फुटर में जाके यानी लास्ट सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उसके बाद मिडिल पोर्शन पढ़ते हैं। तो सेग्रीगेटेड अप्रोच है, अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ते हैं क्योंकि हमने राइट टाइटल एक्सट्रैक्ट करना होता है। और एक चीज मैं आपसे हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूं कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी प्रेसी या कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज हमें दिया जाता है उसमें जो मेन थीम होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है, वो एक ही होता है। बाकी उसके इर्द गिर्द बाकी सेंटेंसेस होते हैं, बाकी डिस्कशन, बाकी आर्ग्यूमेंट होते हैं, और वहां से शायद थोड़ी सी डिसेप्शन होती है या कैंडिडेट डिसीव हो जाता है कि शायद ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल है। और टाइटल एक्सट्रैक्ट करना चूंकि बहुत जरूरी है, जब तक आप इस पैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे तो राइट वे में टाइटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर सेंटेंस में कोई वेरिएशन भी आ रही होती है तो स्टूडेंट के लिए काफी मुश्किल होता है कि टाइटल कौन सा होगा। तो हम ज्यादा टाइटल इसीलिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हेडर, फुटर और मिडिल पोर्शन में से, ताकि एक कन्विंसिंग किस्म का हमारा जो रफ ड्राफ्ट है नंबर 1 वो डेवलप हो जाए कि टाइटल की वर्डिंग चेंज हो रही है जिस भी एरिया से हम टाइटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेन थीम एक ही है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। नंबर 1, सबसे पहले हम ये कुछ सेंटेंसेस हैं इसको हाईलाइट कर लेते हैं, और हाईलाइट करने के बाद इसको हम पढ़ते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी प्रोसीजर है जो मैं आपसे ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां तक हम इसको पढ़ लेंगे। नॉर्मली जब आप एग्जाम की कंडीशन में हो या घर बैठ के खुद होमवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है इन सेंटेंसेस को 3 बार पढ़ना है और इनके सिनोनिम्स जहन में अल्टरनेटिव देखनी है, कौन सा इसका सिनोनिम हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, जिसको हम की वर्ड्स कहते हैं, इसी दौरान अंडरलाइन भी कर लेना है, ताकि जब हम पहले ड्राफ्ट के ही पार्ट बी में की सेंटेंसेस लिखें तो इसको रीफ्रेज करना आसान हो और की वर्ड्स हमारे जहन में हो, उससे फिर हम मेन थीम के ऊपर ही रहते हैं और फिर इसको 1/3 करना भी हमारे लिए आसान होता है। चलते हैं जी, टाइटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। राइटर कहता है जी, वी आर डीलिंग विद अ वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट हियर। ले जी, पहले सेंटेंस में ही राइटर जो है अपना आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, यानी इस प्रेसी में राइटर सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बेस बना रहा है। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें वो ये कह रहा है कि हम डील कर रहे हैं एक बड़ा ही ड्रामाई और बड़ा ही क्रिटिकल किस्म का बुनियादी पैराडाइम शिफ्ट हियर। पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं एक हालत से दूसरी हालत में चले जाना। ये बेसिकली वर्ड यूज होता है जहनी हालत के लिए, साइकोलॉजिकल वर्ड है। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पर बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, प्ले ग्राउंड में हैं, सिनेमा में हैं,
اور ایک بڑی ہی زوردار سی ساؤنڈ آتی ہے اور آپ جو ایکٹیویٹی اس وقت پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس فیز آف مائنڈ سے نکل کے ایک اور پیراڈائم میں آپ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سوسائٹیز میں بھی بعض کا پیراڈائم شفٹس آتے ہیں, جس طرح گلوبلائزیشن کی وجہ سے, کمپیوٹر ایج کی وجہ سے, ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا کہ لوگ اب سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, نہ کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں. لیڈنگ خبریں بھی, لیڈنگ ڈیٹیلز بھی, لیڈنگ آئیڈیالوجیز بھی, ایون الیکشن کنواسنگ اور کمپینز بھی ساری کی ساری سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا, سوسائٹی اب کسی اور طریقے سے چل رہی ہے. تو اسی طرح رائٹر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم ایک بہت ہی ڈرامائی اور بنیادی تبدیلی کی طرف آ رہے ہیں, یعنی ہماری زندگیوں میں, ہمارے حالات میں, ہمارے معاشرتی بیہیویئرز میں, کسی بھی چیز میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. یعنی جس طرح ہم پہلے معاملات کر رہے تھے اب اس کے بالکل برعکس کسی اور وے میں چلے گئے. آگے پڑھتے ہیں وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے. You may try to lubricate your social interaction with personality, techniques and skills. وہ کہتا ہے آپ کر سکتے ہیں اپنے سماجی تعلقات, سماجی معاملات, سماجی انٹریکشن, میل ملاپ, جو سماج میں, جو سوسائٹی میں, جو معاشرے میں آپ میل ملاپ کرتے ہیں اس کو آپ لوبریکیٹ کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز یہاں پر وہ ایک استعارے کی طور پہ, سمبل کی طور پہ اس ورڈ کو یوز کر رہا ہے, that you can lubricate your social interaction with personality, techniques and skills. یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی بڑے پیراڈائم شفٹ سے گزر رہے ہیں, ڈرامیٹک پیراڈائم شفٹ سے گزر رہے ہیں آج کی دنیا میں, جس میں آپ اپنے معاشرتی اور سماجی تعلقات, جو لوگوں سے میل ملاپ کرتے ہیں, اس کو آپ پرسنالٹی اور اسکل, کمیونیکیشن اسکل, اچھے کپڑے پہن کے, پرسنالٹی ڈیولپ کر کے, بہت زیادہ کرٹیس ہو کے, میل ملاپ کو آپ کسی نہ کسی طرح اچھا بنا سکتے ہیں, لوبریکیٹ کر سکتے ہیں. آرٹیفیشلی آپ دکھاوا کر سکتے ہیں کہ آپ کے بیہیویئر بڑے اچھے ہیں, آپ کے سوشل ریلیشنز بڑے اچھے ہیں, سماجی آپ کے جو ایک دوسرے سے میل ملاپ ہیں اس میں تو آپ آرٹیفیشلی اسکل ڈیولپ کر کے اپنے آپ کی پرسنالٹی کو بہتر بنا کر پروجیکٹ کر سکتے ہیں ایسے. بٹ ان دا پروسیس یو میں ٹرنکیٹ دا وائٹل کریکٹر بیس. لیکن اس پورے کے پورے عمل میں جس میں آپ نے آرٹیفیشلی اپنی پرسنالٹی کو لوبریکیٹ کر لیا, جس طرح آپ کسی بھی مشین کو جب چلانا چاہتے ہیں اور وہ کہیں پھنس رہی ہوتی ہے تو اس میں لوبریکنٹ یعنی آئل وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے وہ روانی میں آ جاتی ہے, لیکن اس کا فالٹ وہیں پہ رہتا ہے. اسی طرح رائٹر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم آج کی دنیا میں ایک بہت ہی بڑی ڈرامائی اور بنیادی تبدیلی سے گزر رہے ہیں. اس تبدیلی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سماجی تعلقات کو پرسنالٹی ڈیولپ کر کے, سکلز, کمیونیکیشن سکل ڈیولپ کر کے, انٹریکشن کے سکل ڈیولپ کر کے, اپنی فزیکل اپیرنس کو اس طرح سے بنا کر بہتر بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ سماج میں ہمارے تعلقات اسی بہانے بہتر رہیں. لیکن وہ کہتا ہے اس عمل کے دوران آپ اپنے جو کریکٹر بیس ہے, جو آپ کے اندر ایک انسان موجود ہے, جو کریکٹر ہے, جو آپ کا اپنا ایک ڈیولپ ساؤنڈ پرسنالٹی جو اندر چھپی ہوئی ہے, جس میں سچائی ہوتی ہے, جس میں ایمانداری ہوتی ہے, جس میں وعدے کی پورا کرنا ہوتا ہے, فلفلمنٹ آف یور جو ہے کمٹمنٹس آ جاتی ہیں, جس میں آپ کی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹائم از منی, آپ پنکچوئل ہوتے ہیں, آپ پرنسپلڈ پرسنالٹی کے. وہ کہتا ہے وہ چیزیں آپ اپیرنٹلی آپ کے اندر نہیں ہوتی, بس آپ اپنے آرٹیفیشل ایک اسکل ڈیولپ کر کے اپنی پرسنالٹی کی بیس کی کاٹ چاٹ کر لیتے ہیں. ٹرنکیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیڈر فوٹر, اوپر نیچے سے چیزوں کو کاٹ لینا, تراش لینا اور اپیرنٹلی کسی چیز کی نوک پلک ٹھیک کر کے پریزنٹ کر دینا. تو ان دو سینٹینسز میں جو ہمیں نظر آیا, رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی دنیا میں ہم ایک بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی سی گزر رہے ہیں, جس ڈرامائی تبدیلی میں پورے کی پوری دنیا کیا کر رہی ہے, آج کا انسانی معاشرہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے معاشرتی اور سماجی جو رابطے ہیں اور جو تعلقات ہیں اس کو ہم بہتر بنا لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. پرسنالٹی گرومنگ کے سکل سیکھ کے ہم دھوکہ دے دیتے ہیں لوگوں کو, اپنی اصل چھپا لیتے ہیں, اور اس پروسیس میں ہم اپنے کریکٹر کو بلڈ نہیں کر رہے. یعنی ان ا نٹ شیل رائٹر یہ بتانا چاہ رہا ہے پہلے سینٹینسز میں کہ آج کی دنیا کا فوکس یہ ہے کہ آپ بہتر بات کر سکیں, اچھے طریقے سے میل ملاپ کر سکیں, اچھی ڈریسنگ کر سکیں, کرٹیس ہو جائیں, لیکن آپ کی پرسنالٹی کی جو بیس ہے وہ آپ بنانے پہ توجہ نہیں دیتے. یعنی آپ گروم کرتے ہیں اپر سروس کو, یعنی اپر سرفیس جو آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے اس میں تو آپ گرومڈ ہیں, لیکن آپ کی جو پرسنالٹی کا اوریجنل کریکٹر بیس ہے
जो फाउंडेशन है आपकी पर्सनैलिटी की वो ग्रूम नहीं होती। और आपको पता है किसी भी माशरे में चले जाएं, सच बोलना पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है, जो ओरिजिनल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं। इसी तरह ईमानदारी कैरेक्टर का हिस्सा है, इसी तरह ट्रस्ट वर्दी होना कैरेक्टर का हिस्सा है, इसी तरह प्रोएक्टिव होना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की मदद करना, इंटेग्रिटी यानी आपके अंदर एक वकार होना चाहिए, गैरत होनी चाहिए, आपकी एक अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए। ये तमाम चीजें एक इंसान की पर्सनैलिटी को बनाती है और रियलिटी में यही बनाती हैं। लेकिन वो कहता है अब हम इन तमाम चीजों पे टाइम सर्व करने की बजाय अपनी आने वाली नस्लों को और नई नस्ल को आर्टिफिशियल टेक्निक सिखा रहे हैं जिससे वो दुनियावी मामलात करें। बेशक उनकी पर्सनैलिटी में धोखा हो, बेईमानी हो, चोरी हो, झूठ हो, कुछ भी फ्रॉड हो, ऊपर ऊपर से वो अपने आप को लुब्रिकेट कर लेते हैं। यू कांट हैव द फ्रूट विदाउट द रूट्स। अब ये बड़ी बात की है क्योंकि पिछले सेंटेंस में उसने कैरेक्टर बेस की अल्टरेशन की बात की कि इस प्रोसेस में जिसमें आप पर्सनालिटी को तो लुब्रिकेट कर लेते हैं आर्टिफिशियल टेक्निक से, अच्छे पर्सनालिटी तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर बेस उतना सॉलिड नहीं होता, आप बाय कैरेक्टर उतने ईमानदार नहीं होते। जिस तरह आप आजकल अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान में कई मूवीज भी बन चुकी हैं कि अपेरेंटली वो बड़े सच्चे, बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े वादे, लेकिन इंटरनली वो करप्ट होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का जो ओरिजिनल बेस, उनकी कैरेक्टर है, वो तो करप्ट है। और यहाँ पर राइटर कह रहा है यू कांट हैव द फ्रूट विदाउट रूट्स। आप कभी भी उस पौधे पर, उस दरख्त पर फल नहीं देख सकते जिसकी जड़ें मजबूत ना हो। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी फाउंडेशन में सच्चाई नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, इंडस्ट्रियस एटीट्यूड नहीं है, लॉन्ग टर्म परसिवरेंट एटीट्यूड नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, टफ सिचुएशन को बियर करने के लिए फेयरनेस नहीं है, जस्ट एटीट्यूड नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इस तरह की ट्रेड्स अगर आपके अंदर हैं ही नहीं तो आपकी पर्सनालिटी में फ्रूट्स तो नहीं लगेंगे, बस वो आर्टिफिशियली आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। इट्स द फाउंडेशन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। और यही एक सॉरी इट्स द प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, प्राइवेट विक्ट्री प्रीसीड पब्लिक विक्ट्री। वो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आप अपनी नजर में, आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टर बेस अपनी नजर में एक नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब आप पर्सनल प्राइवेट विक्ट्री करते हैं तो आप पब्लिक विक्ट्री करते हैं। जब आप अपने जात के अंदर बेहतरीन नमूना होते हैं, अपनी जात के अंदर एक इंटेग्रिटी होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, कमिटमेंट होती है, हार्डवर्क होता है, डिटर्मिनेशन होती है, परसिवरेंट एटीट्यूड होता है, आप मुश्किल हालात को फेयरनेस के साथ, प्रेशर के साथ और परसिवरेंट एटीट्यूड के साथ बियर करने की एबिलिटी रखते हैं, आप सच बोलते हैं, आपका एक कैरेक्टर सोसाइटी में ऐसा डेवलप हुआ होता है जिसपे लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं आपकी पर्सनालिटी की ट्रेड्स और स्किल्स की वजह से, रादर देन आर्टिफिशियल ग्रूमिंग की वजह से। तो आप एक ऐसा दरख्त बनते हैं जिसपे फल लग सकते हैं। वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही ये प्रिंसिपल है कैरेक्टर बेस की फाउंडेशन का, जिस तरह एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है, पर्सनल विक्ट्री होती है आपकी, प्राइवेट विक्ट्री होती है, फिर आप आगे जाके पब्लिक विक्ट्री हासिल करते हैं। जब आप खुद बेहतर होते हैं तो फिर आपको आर्टिफिशियली अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने की, स्किल डेवलप करने के, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की जरूरत माशरे में पेश नहीं आती। आप जब लोगों से ईमानदारी से इंटरेक्ट करते हैं, आप हार्ड वर्किंग होते हैं, आप सच बोलते हैं, आप परसिवरेंट यानी मुस्तकिल मिजाज होते हैं किसी काम को मुसलसल करने के, तो फिर लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो आप पब्लिक विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर द फाउंडेशन ऑफ गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। तो अगर आप सोशल इंटरेक्शन बेहतर बनाना चाहते हैं, जो कि उधर दूसरी लाइन में, दूसरे सेंटेंस में उसने यहाँ पर बात की, तो आपको सोशल इंटरेक्शन यानी समाजी ताल्लुकात और राब्तों को बेहतर बनाना चाहिए, तो आपको सेल्फ मास्टरी हासिल करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन हासिल करना है, तब आपके अच्छे रिलेशनशिप लोगों के साथ होंगे। रादर देन आपने लुब्रिकेट कर लिया अपनी पर्सनालिटी को सुपरफिशियली, एपरेंटली, ऊपर ऊपर से, और आपने अच्छा बन के दिखाया, लेकिन जब आपके अच्छा बनने की, जब आपके सेल्फ परसिवरेंट होने की, जब आपके मुस्तकिल मिजाज होने की, जब आपकी कंडीशंस को बर्दाश्त करने की, सब्र करने की, पेशेंस की बारी आती है, तो आप लोगों के सामने एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो वो चीज होती नहीं, आते आर्टिफिशियल अपने आप को डेवलप किया होता है। तो इसको सामने रखते हुए हम कुछ टाइटल, जो कि हमने इसको डिटेल में अंडरस्टैंड किया, तो कुछ टाइटल देखते हैं, कुछ टाइटल्स इसके जहन में लाते हैं। सोशल इंटरेक्शन
needs good character base, या गुड की जगह एक और बड़ा खूबसूरत वर्ड यहाँ पे ज़हन में आ रहा है, साउंड कैरेक्टर बेस। यानी अगर आप अच्छे सोशल इंटरेक्शन चाहते हैं तो आपको साउंड कैरेक्टर बेस होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे कंपैरिजन ऑफ सुपरफिशियल पर्सनैलिटी, comparison of superficial personality development with sound। यहां पर एक बड़ा खूबसूरत वर्ड उसने यूज किया है सेल्फ मास्टरी, विद सेल्फ मास्टरी। यानी कंपैरिजन हो रहा है, एक सुपरफिशियल पर्सनालिटी ट्रेट्स कर लेते हैं इसकी जगह, डेवलपमेंट की जगह ट्रेट्स है ना, ये हमारी एक खसूसियात है, ट्रेट्स विद सेल्फ मास्टरी। यानी एक चीज होती है सेल्फ मास्टरी, आपने अपनी सेल्फ को किस तरह डेवलप किया है, और एक चीज होती है सुपरफिशियल पर्सनालिटी ट्रेट्स आप जो अपने अंदर डेवलप करते हैं। एक और टाइटल भी इसको देख के ज़हन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो ये बात कर रहा है, अगर आप गौर से दोबारा इसको देखें तो सेल्फ मास्टरी या सेल्फ डिसिप्लिनरी आर द फाउंडेशन ऑफ गुड रिलेशनशिप। तो इसको भी हम एज ए अपना टाइटल यूज कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन is the key to develop sound character base। और इसी को ज़हन में रखते हुए हम एक और भी देख सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी is the key to develop good social relationship। ठीक है जी, यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सनैलिटी इज द की टू डेवलप गुड सोशल रिलेशनशिप। ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन सेमीकोलन sound character base social interaction इधर कर लेते हैं, needs, बल्कि हम ये बात पहले कर चुके हैं, सॉरी ऑलरेडी हम ये बात ऊपर सोशल इंटरेक्शन के लिए कौन सी चीज जरूरी है इस पे बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं बाकी का पोर्शन पढ़ते हैं। तो हमने कहा था कि हम कुछ लास्ट को भी हम देख लेते हैं, लास्ट सेंटेंसेस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे वी आर डीलिंग विद वेरी ड्रामेटिक शिफ्ट, यहाँ से हमारे लास्ट सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। ले जी, द टेक्निक्स एंड स्किल्स दैट really make a difference in human interaction are the ones that almost naturally flow from a truly independent character। क्या बात है। तो वो टेक्निक्स या वो स्किल जो कि आपके ह्यूमन इंटरेक्शन में, सोशल इंटरेक्शन में एक बेहतरी ला सकते हैं, वो नेचुरल होते हैं। और वो नेचुरल क्या होते हैं स्किल्स, यानी फ्लो फ्रॉम ट्रूली इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। जब आपका एक साउंड कैरेक्टर बेस होगी, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बेस होगी,
तो ऑटोमेटिकली बाय फॉल्ट या बाय आप समझ लें नेचर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर से टेक्निक्स या स्किल्स सोशल इंटरेक्शन के खुद ही नमूदार होना शुरू हो जाएंगे, फ्लो करना शुरू हो जाएंगे. सो द प्लेस टू बिगिन बिल्डिंग एनी रिलेशनशिप इज इनसाइड अस, इनसाइड आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आवर ऑन कैरेक्टर. तो अगर आपने माशरे में अच्छे सोशल इंटरेक्शन या रिलेशनशिप बनाने हैं तो उसके लिए आपको अपनी जात के अंदर अच्छाई पैदा करना बहुत जरूरी है. एज वी बिकम इंडिपेंडेंट, प्रोएक्टिव, सेंटर्ड इन करेक्ट प्रिंसिपल्स, जैसे ही हम आजाद हो जाते हैं, आर्टिफिशियल लोग क्या कहेंगे, मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा, आपने पर्सनैलिटी को अपनी आजाद करना है और आपने आइडियलाइज करना है अच्छी चीजों को माशरे में. इसी को वो इंडिपेंडेंस भी कह रहा है. प्रोएक्टिव हो जाएंगे, हर काम बगैर कहे खुद करेंगे. मसलन रास्ते पर कोई पत्थर पड़ा है, किसी की मदद करनी है, जरूरी नहीं है वो आपसे वो रिक्वायर करे, आप खुद जाके वो काम करें. ये सोसाइटी में जिंदा रहने के लिए नेबर के राइट्स होते हैं, टीचर्स के राइट्स हैं, पेरेंट्स के राइट्स हैं, दोस्तों के राइट्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स के राइट्स हैं, बहन भाइयों के राइट्स हैं. ये सोसाइटी है ना हमारे इर्द गिर्द, तो हर एक के राइट्स हैं. तो बजाय वो उससे पहले वो आपसे कुछ मांगे, आप प्रोएक्टिवली उस काम को करें. तो वो कहता है जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, सेंटर्ड इन करेक्ट प्रिंसिपल, और हम मरकूज होते हैं, अपनी पर्सनालिटी का जो मरकज बनाते हैं, जो सेंटर बनाते हैं, वो अच्छे असूल बनाते हैं, वैल्यू ड्राइव and able to organize and execute around the priorities in our life with integrity. और हम वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, यानी जो ड्राइव, जो चीज, जिस चीज से हमें कोई चीज हासिल करते हैं, जहां से हम कोई चीज ड्रॉ करते हैं, उसके वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है. जिस तरह सच्चाई की एक वैल्यू है, कमिटमेंट की एक वैल्यू है, हार्ड वर्क की एक वैल्यू है, अपने वादे को वक्त पे पूरा करने की एक वैल्यू है, परसिवरेंट एटीट्यूड की एक वैल्यू है, पेशेंस की एक वैल्यू है, सच्चे होने की एक वैल्यू है, बहादुर होना एक वैल्यू है. तो वो कहता है जब हम कब इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारी पर्सनालिटी कब आजाद होती है, जब हम प्रोएक्टिव होते हैं, एक ऐसे प्रिंसिपल्स, करेक्ट प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द अपनी पर्सनालिटी को चलाते हैं, यानी करेक्ट प्रिंसिपल्स पे होते हैं, और वैल्यूज ड्रिवन होते हैं, यानी हम वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, अपनी जिंदगी का महवर वैल्यूज को बनाते हैं. एबल टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट अराउंड द प्रायोरिटीज इन आवर लाइफ विद इंटेग्रिटी, और फिर अपनी जिंदगी की जो प्रायोरिटीज हैं, कौन सी चीजें हमें पहले करनी है, कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, उन चीजों को हम जब काबिल अमल बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वकार के साथ करते हैं. वी देन चूज टू बिकम इंडिपेंडेंट, तो हम आजाद हो जाते हैं, कैपेबल ऑफ बिल्डिंग रिच, एंड्यूरिंग, हाईली प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद अदर पीपल. तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम सेहतमंद, बेहतर, एफ्लुएंट, लॉन्ग टर्म चलने वाले और रिजल्ट ओरिएंटेड यानी प्रोडक्टिव, नतीजा खेज ताल्लुकात बनाते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से. यहाँ पर एक मिसाल देता चलो. फॉर एग्जांपल, एक बंदा किसी नई आबादी में जाके आबाद होता है, वहां बिजनेस करता है, दुकानदारी करता है, कोई काम करता है, कोई जॉब करता है. तो जब वो प्रोएक्टिव होगा, अपने कोलीग्स के साथ करेक्ट प्रिंसिपल्स पे अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, वैल्यूज को इंपॉर्टेंट देगा, अपनी जिंदगी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा कि उसमें वकार, अहमियत उसकी हो, और उस वकार के साथ वो जिंदगी गुजारना चाहे, बिकाऊ माल ना हो, बेईमान ना हो, दो नंबरी ना करता हो, तो उसकी जिंदगी में एक वकार आएगा. तो फिर वो एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर डेवलप करेगा. और जब इस तरह का कैरेक्टर किसी शख्स का डेवलप हो जाता है, तो उसके साथ लोगों के एंड्योरिंग यानी लॉन्ग टर्म और नतीजा खेज प्रोडक्टिव रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं. तो यहां पर भी देखें जी, राइट टेक्निक्स डेवलप उसने हमसे डिस्कस की हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एंड सोशल इंटरेक्शन की. इसमें हम दो तीन की वर्ड्स जो यहां पर डिस्कस हुए हैं उनको भी ले सकते हैं. जिस तरह उसने यहां पर बात की, correct principles, values and integrity. Principled life with values oriented character base enables one
to develop good social relationship. वैल्यू ओरिएंटेड को हाइफन के साथ जोड़ देते हैं जी, एक ही हमारा वर्ड बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कि टू डेवलप गुड सोशल, इसको भी हाइफन के साथ जोड़ देते हैं, रिलेशनशिप is the sound foundation of character। ठीक है, क्योंकि साउंड फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर के इंग्रेडिएंट्स उसने सारे डिस्कस हमसे किए हैं, ऊपर भी और यहां पर भी। साउंड फाउंडेशन ऑफ मैन्स कैरेक्टर एंड healthy social relationship। लें जी, ये भी आपका एक टाइटल बन गया। तो देखिए कितने ज्यादा टाइटल निकल है हमारे पास, और अगर आप इन तमाम टाइटल्स को गौर से देखें तो थीम एक ही चल रहा है। सोशल इंटरेक्शन नीड्स साउंड कैरेक्टर बेस, कंपैरिजन ऑफ सुपरफिशियल पर्सनालिटी ट्रेट्स विद सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू डेवलप साउंड कैरेक्टर बेस, self disciplined personality is the key to develop good social relationship, principled life with values oriented character base, इसको भी इकट्ठा कर सकते हैं, enables one to develop good social relationship। नहीं, character base ऐसे चलेगा। key to develop good social relationship is the sound foundation of character, जबरदस्त, sound foundation of man's character and healthy social relationship। तो sound foundation किस तरह बन सकती है वो उसने बताया है, और दूसरी तरफ उसने बताया है उससे फायदा क्या होगा, ये कॉज है, ये इसका इफेक्ट है, ले जी अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। और ऊपर वो ये कह रहा है सोशल इंटरेक्शन नीड साउंड कैरेक्टर बेस्ड, यहाँ पर वो कंपैरिजन भी कर रहा है, सुपरफिशियल पर्सनालिटी ट्रेट्स विद सेल्फ मास्टरी या सेल्फ कैरेक्टर या साउंड कैरेक्टर बेस भी आप कर सकते हैं। अब हम इसका बाकी का पोर्शन पढ़ते हैं, तो देखें ऑलमोस्ट हमारे जितने भी टाइटल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उनका थीम एक ही निकल रहा है। अच्छा जी, अब ये वाला पोर्शन जो हमारा रह गया है, ये बीच वाला हिस्सा ज्यादातर इसमें एग्जांपल्स ही डिस्कस हुई होती हैं, तो ये हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं जी इसमें कौन सी वो बात कर रहा है। Some people say that you have to like yourself before you can like others। वो कहता है, कुछ लोग कहते हैं सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जात को पसंद करना होता है, फिर आप किसी और को पसंद कर सकते हैं। आई थिंक द आइडिया हैज मेरिट, बट इफ यू डोंट नो योरसेल्फ, इफ you control yourself, if you don't have mastery over yourself, it's very hard to like yourself if you don't। यहां पे भी आना चाहिए। दोबारा पढ़ते हैं जी। वो कहता है कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को लाइक करते हैं तो फिर किसी और को लाइक करें, यानी सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी की अच्छाइयों को लाइक करें, फिर आप दूसरों को लाइक कर सकते हैं। यानी अच्छे, जब आप किसी को लाइक करेंगे ऑब्वियस सी बात है तभी उससे अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। वो कहता है, राइटर कहता है, मेरे ख्याल में इस आइडिया में मेरिट है, इस आइडिया में जान है, इस बात में वजन है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी सेल्फ है क्या, इफ यू डोंट नो, डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, आप अपनी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल ही नहीं हासिल कर सकते, सेल्फ मास्टरी ही नहीं है जिसका ऊपर उसने जिक्र किया, सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है। इफ यू डोंट हैव आई थिंक इफ यू डोंट हैव mastery over yourself, it's very hard to like yourself except in some short term psych up superficial way। तो वो कहता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी जात को पसंद करें, क्योंकि इंसान को अंदर से तो अपने आप का पता होता है ना। तो वो कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने किसी और के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं तो पहले अपने आप को पसंद करना शुरू करें, अपनी पर्सनैलिटी की अच्छाइयों को पसंद करना शुरू करें, और वैसी चीजें जब लोगों में मिले तो आपके अच्छे सोशल रिलेशनशिप बन सकते हैं। क्योंकि इसमें मेन थीम तो एंड रिजल्ट तो सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करना है ना, जिसपे राइटर फोकस कर रहा है।
तो वो कहता है मेरा मानना ये है कि ये आइडिया तो ठीक है कि आप अपनी पर्सनालिटी को लाइक करें, सेल्फ को पसंद करें, फिर आप लोगों को भी पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनालिटी का पता ही नहीं है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, आप सुपरफिशियली डेवलप हैं, आपने बस लुब्रिकेट किया हुआ है, अपने स्किल डेवलप किए हुए हैं इंटरेक्शन करने के, पर्सनालिटी डेवलप करने के, अंदर से आप खोखले हैं, आपको अपने ऊपर मास्टरी ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म एक अच्छा तरीके कार से लोगों से ताल्लुकात बनाएंगे? आप ओवरऑल सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से चीजों को करेंगे, लॉन्ग टर्म आपके रिलेशनशिप लोगों से अच्छे नहीं होंगे, कुछ अरसे बाद आप लोगों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को आपकी असल आदत का पता चल जाएगा। रियल सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम डोमिनियन ओवर सेल्फ, फ्रॉम ट्रू इंडिपेंडेंस। वो कहता है सबसे पहले आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कब करते हैं? जब आपको इस चीज से आजादी मिल जाती है कि आप इंटरडिपेंडेंट हैं, किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, आपने किसी से कोई आइडिया पिक किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टेक्निक्स पिक की, आर्टिफिशियली बोलने का तरीका सीख लिया, आर्टिफिशियली कर्टियस होने का तरीका, ये तो आप इंटरडिपेंडेंट है ना। असल में तो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है, तो डिपेंडेंट अपने ऊपर जब आप खुद पे हो जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि आप ट्रूथफुल होते हैं, आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते कि आपके सच बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि सच बोलना एक अच्छी वैल्यू है, डिसिप्लिन्ड होना एक अच्छी वैल्यू है, हार्ड वर्किंग होना एक अच्छी वैल्यू है। तो जब आपकी जात के अंदर ये चीजें आ जाती हैं तो आप क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आप डिपेंडेंट नहीं होते आर्टिफिशियल और सुपरफिशियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेक्निक्स के ऊपर। असल बात वो ये कर रहा है। इंडिपेंडेंस इज एन अचीवमेंट, आजादी तो एक अचीवमेंट है। इंटरडिपेंडेंस इज अ चॉइस दैट इंडिपेंडेंट पीपल कांट मेक, कैन मेक। वो कहता है हाँ, इंटरडिपेंडेंस होना एक चॉइस है जो एक आजाद बंदा चूज कर सकता है। आपका दिल कर रहा है, आप किसी भी जगह जाके पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेक्निक सीख सकते हैं, आप अपने स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर सकते हैं, आप माशरे में सुपरफिशियल लुब्रिकेट अपनी पर्सनालिटी को करके अच्छा बनना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, तो आप वो कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हाँ, अगर आप बाय चॉइस इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं इन आर्टिफिशियल टेक्निक्स के ऊपर, तो इसका मतलब है अब आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे, अब आप ट्रस्टवर्दी अपनी जात के लिए नहीं रहे, अब आपकी जात में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपके अपने अंदर कोई इंटेग्रिटी नहीं है, क्योंकि कहीं पे आपको रूल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपने फायदे के लिए आप कर जाएंगे, कहीं पे आपको सच्चाई से साइड पे होके झूठ बोलना पड़े आप बोल देंगे, कहीं पे आपको लॉन्ग टर्म परसिवरेंट यानी मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में वो चीज नहीं, आप वो काम छोड़ के भाग जाएंगे, रोलिंग स्टोन बन जाएंगे, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, तो लोग तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और अच्छे रिलेशनशिप आपके बन ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो इंटरडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने की टेक्निक्स तो नीचे हम डिस्कस कर चुके कि इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपकी सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, उसके साथ साथ आप प्रोएक्टिव होने चाहिए, आप लोगों के मामलात में उनके हल तलाश करने वाले, प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने वाले एंड पे होने चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर होने चाहिए। आगे वो कहता है अनलेस वी आर विलिंग टू अचीव रियल इंडिपेंडेंस इट्स फुलिश टू ट्राई टू डेवलप ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। वो कहता है जब तक आप अपनी पर्सनालिटी की साउंड फाउंडेशन ना बना लें, ट्रूली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, प्रिंसिपल्ड लाइफ ना गुजारने के काबिल हो जाएं, सेल्फ मास्टरी आपके पास ना आ जाए, सेल्फ डिसिप्लिन ना आ जाए, ये बड़ा इनसेन है, पागलों वाली बात है, बेवकूफाना इडियट्स की हरकत है कि आप समझें कि आप बड़े मास्टर और बड़े स्किलफुल हो गए हैं कि आप लोगों के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं और सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी। नो, ऐसा नहीं होगा। कुछ अरसे बाद आपका असल चेहरा सामने आ जाएगा और आपके जो बने बनाए रिलेशनशिप हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। We might try, we might even have some degree of success when the sun is shining. Obvious ही बात है, जब सूरज चमकता है तो हर चीज चमक रही होती है। जब आप किसी ग्रूमिंग प्रोसीजर से गुजरते हैं, कुछ अरसे के लिए लोगों को आपकी खामियां पता नहीं चलती, आप अपेरेंटली सादिक और अमीन बने होते हैं, आप अपेरेंटली बहादुर बने होते हैं, आप अपेरेंटली अच्छे बने होते हैं, लेकिन जब सनशाइन खत्म होता है, जब डार्कनेस आती है, जब रात आती है, जब मुश्किल वक्त आता है, जब अंधेरा आता है, तब तो आपकी पर्सनैलिटी का पता चलना है। इधर सनशाइन से मुराद है अच्छा वक्त, और ऑब्वियस ही बात है डार्कनेस से मुराद होगा इसके ऑपोजिट, जो हम खुद ही सपोज करेंगे। राइटर जिस रिदम में हमसे बात कर रहा है तो हमें समझ आ रही है कि इसके ओपोनेंट डार्कनेस है, यानी बुरा वक्त, मुश्किल हालात। तो फिर देखेंगे आप कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं।
پھر دیکھیں گے جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کتنا صبر کرتے ہیں. پھر دیکھیں گے کہ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے تو آپ اسی طرح سے جس طرح آپ لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے تھے تو کیا آپ خود بھی صبر کر رہے ہیں یا واویلا مچا رہے ہیں. پھر دیکھیں گے کہ اپنی تکلیف کو برداشت کر کے اس سے آپ لرننگ کر رہے ہیں. پھر دیکھیں گے کہ لوگوں کو تو فیلئرز کے اوپر آپ بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں لیکن زندگی میں اگر آپ خود فیل ہو جاتے ہیں تو کیا اس فیلئر سے آپ نے کچھ لرن کیا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے نا فیلئرز آر دا پلرز آف سکسیس. تو کیا اس فیلئر میں سے آپ نے خود کبھی کوئی سکسیس حاصل کی؟ کیا اب ڈارکنیس کے دور میں آپ پرسیورنٹ یعنی مستقل مزاج رہے؟ کیا اب آپ ڈٹرمنڈ ہیں مشکل وقت کے سامنے آنے سے یا اب آپ بھاگ گئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ چیز کا پتہ پھر تب چلتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں اس نے آگے بھی اسی طرح اسی کو کیا ہوا ہے. تو ہم اس سے ایک ٹائٹل 2-3 ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. بڑی کمال کی پیسج ہے اور بہت اچھی رائٹنگ ہے. اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو ریئل پرسنالٹی اسکلز ورسز سپرفیشل پرسنالٹی ٹریٹس. یہ ایک کمپیرزن اس نے کیا ہے کہ جو اصل ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے اور جو نقل ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ایک اور چیز بھی یہاں پہ ایک ٹائٹل ہم نکال سکتے ہیں کیونکہ اس نے کافی ڈیٹیل میں ہمارے سامنے ایک انالیسس پیش کیا ہے کہ انڈیپینڈنس کب آتی ہے, آپ کی پرسنالٹی انڈیپینڈنٹ کب ہوتی ہے. تو ساؤنڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ personality is the key to develop fruitful social relationship. یا fruitful کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں enduring. enduring relationship. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ریلیشن کا آر کا ای بھی ڈال دیتے ہیں. ساؤنڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی از دا کی ٹو ڈیولپ انڈیورنگ سوشل ریلیشن شپ. تو اگر آپ لانگ ٹرم یا انڈیورنگ سوشل ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو ساؤنڈ اور انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی بنانی ہوگی. اور ساؤنڈ اور انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کی ہے, ایک بیس ہے, ایک فاؤنڈیشن ہے انڈیورنگ سوشل ریلیشن شپ کی. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ, ہم نے 9 کے قریب ٹائٹل ایکسٹریکٹ کیے اور سب میں ایک ہی چیز کامن آ رہی ہے, وہ ہے ساؤنڈ فاؤنڈیشن آف ریئل پرسنالٹی. اور یہ ساؤنڈ فاؤنڈیشن ریزلٹ پروڈیوس کرتی ہے انڈیورنگ ہیلتھی گڈ ایور لاسٹنگ سوشل انٹریکشن یعنی سماجی تعلقات کی. اور اگر آپ لوبریکیشن کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو آرٹیفیشل سپرفیشل سکلز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سیکھ کے, تو آپ انڈیورنگ اور لانگ ٹرم سوشل ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے. تو آج کی اس جو بھی ہم نے ٹائٹل ایکسٹریکٹ کیے ہیں اس سے ہمیں ایک نتیجہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے سماج میں معاشرے کے اندر اچھے سوشل ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں تو کسی بھی واک آف لائف سے آپ کا تعلق ہو, کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق ہو, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ بزنس مین ہیں, بزنس ویمن ہیں, اینکر ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, مزدور ہیں, پالیٹیشین ہیں, ریلیجیس اسکالر ہیں, ایون کہ اسپورٹس مین ہیں, کچھ بھی ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, کچھ بھی ہیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ کی پرسنالٹی کی فاؤنڈیشن ٹرو ویلیوز کے اوپر ہے, پراپرلی گرومڈ ہے, تو آپ کو کبھی بھی آرٹیفیشل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکلز کے ساتھ اپنی پرسنالٹی کو لوبریکیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. وہ فلو ہوگی آپ کی پرسنالٹی کے اندر سے ہی ایک گرومڈ سکلز, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی بیس ہی ساؤنڈ ہوگی. اور اگر آپ کی پرسنالٹی بیس ساؤنڈ نہیں ہے, آپ کا کریکٹر ساؤنڈ نہیں ہے, تو جتنا مرضی آپ لوبریکیٹ کر لیں اپنی پرسنالٹی کو آرٹیفیشل سکل سیکھ کے, بے شک کمیونیکیشن, بے شک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, بے شک سیلف گرومنگ کے, آخر کر آپ کا راز پردہ فاش ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ, کیونکہ لانگ ٹرم تو آپ چل نہیں سکتے اس طریقے سے.
تو آپ کے اچھے تعلقات لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو یہ سبق بھی ہمارے لیے. آج کے لیکچر سے اتنا ہی. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.